पिछले टर्न पे अपने किया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसी के कंटिन्यूशन में आज अपने करते हैं कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम और कंट्रोल दो तरह से होता है, एक नर्वस कंट्रोल और एक हार्मोनल कंट्रोल। लेते हैं नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल के लिए हाइपोथैलेमस में 4 डाइजेस्टिव सेंटर बने होते हैं। ये सेंटर हैं फीडिंग सेंटर, सेटाइटी सेंटर, सैलाइवरी सेंटर तथा वोमिटिंग सेंटर। फीडिंग सेंटर और सेटाइटी सेंटर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, यानी फीडिंग सेंटर भूख को स्टिमुलेट करता है और सेटाइटी सेंटर संतृप्त करता है, यानी भूख को शांत करता है। फीडिंग सेंटर और सेटाइटी सेंटर जो होते हैं, इनको प्रभावित करने वाले 2 प्रकार के कारक हैं। एक न्यूट्रिशनल फैक्टर कहलाते हैं, दूसरे एलिमेंट्री फैक्टर। न्यूट्रिशनल फैक्टर की जो पोषण होता है अपना, वो इसको प्रभावित कर रहा, अर्थात जो मेन कंपोनेंट्स हैं पोषण के अपने, जिसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स, ये जो है ये भूख को स्टिमुलेट करते हैं, यानी फीडिंग सेंटर है उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो इससे संबंधित 3 तरह की थ्योरी प्रचलित है। पहली है ग्लूकोज सेटाइटिक थ्योरी ऑफ फीडिंग, दूसरी अमीनो एसिड सेटाइटिक थ्योरी ऑफ फीडिंग, तीसरी लाइपोस्टैटिक थ्योरी ऑफ फीडिंग। ग्लूकोस्टैटिक थ्योरी क्या कहती है कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो भूख उत्पन्न होती है, यानी फीडिंग सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है और भूख उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से एमिनो एसिड सेटेटिक थ्योरी कहती है कि जब ब्लड के अंदर एमिनो एसिड्स की मात्रा कम हो जाती है तो फीडिंग सेंटर स्टिमुलेट होकर के भूख उत्पन्न करता है। लाइपोस्टैटिक थ्योरी कहती है कि जब ब्लड के अंदर फ्री फैटी एसिड्स की मात्रा कम हो जाती है तो फीडिंग सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है। दूसरा है एलिमेंट्री रेगुलेशन। एलिमेंट्री रेगुलेशन भी 3 तरह से होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मैटरिंग ऑफ फूड एंड साइकिक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी जो इंटेस्टाइन की स्थिति है उसके कारण, जब जैसे स्टोमक के अंदर अगर फूड भरा हुआ है तो भूख नहीं महसूस होती। जब स्टोमक खाली होता है तो फीडिंग सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है और भूख का एहसास होता है। मैटरिंग ऑफ फूड यानी जो फूड मटेरियल है उसको अपने टेस्ट करना, उसको चबाना, उसके साथ लार का मिक्सिंग होना, उसको निगलना, ये जो क्रियाएं हैं ये भी फीडिंग सेंटर को स्टिमुलेट करती है। फीडिंग सेंटर स्टिमुलेट होकर के भूख उत्पन्न करता है। तीसरा आता है साइकिक फैक्टर, यानी साइकोलॉजिकली जैसे अपने खाने का एक टाइम फिक्स कर लेते हैं कि अपने 10 बजे खाना है, तो रोज़ाना अगर 10 बजे अपने खाने लग जाएंगे तो 10 बजे अपने भूख का एहसास होने लग जाता है, यानी अपने साइकोलॉजिकली जो फीडिंग सेंटर है वो स्टिमुलेट हो जाता है। तो इस तरह से ये जो सारे फैक्टर हैं इनका एक सामूहिक कलेक्टिव इफ़ेक्ट होता है। सारे सामूहिक प्रयत्न के द्वारा भूख जो है वो उत्पन्न होती है, और यानी फीडिंग सेंटर और सेटाइटी सेंटर इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। सैलाइवरी सेंटर, जैसा कि अपने पहले डाइजेशन में पढ़ा था कि सैलाइवा का सिक्रेशन होता है, कि भोजन जब मुंह के अंदर आता है तो टेस्ट बड्स जो है वो स्टिमुलेट होकर के इम्पल्स जो
सलाइवरी सेंटर है उसको भेजती है। सलाइवरी सेंटर उसके रिप्लाई में इम्पल्स जो है सलाइवरी ग्लैंड को भेजता है। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रेशन होता है। तो इस प्रकार सलाइवरी सेंटर जो है वो सलाइवा का सिक्रेशन करता है। वॉमिटिंग सेंटर, जब किसी प्रकार का अनवांटेड मटेरियल अपने खा लेते हैं, निगल लेते हैं, तो वो वापस ये वॉमिटिंग यानी उल्टी के रूप में अपने को वापस आ जाता है। तो ये जो क्रिया होती है ये रिवर्स पेरिस्टालसिस के कारण होता है। यानी पेरिस्टालसिस जो कर्माकुंचन की क्रिया होती है वो फॉरवर्ड नॉर्मल कंडीशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, परंतु जब कोई अनवांटेड चीज़ या कोई टॉक्सिक पदार्थ अपने ले लेते हैं तो ये रिवर्स पेरिस्टालसिस होता है, जिससे कि जो गट के अंदर फूड है वो माउथ के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये तो थे इसके नर्वस कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल में जैसे कि अपने पहले पढ़ चुके हैं कि कई प्रकार के हार्मोन्स जो इसमें सीक्रेट होते हैं, जो कि डाइजेशन में विभिन्न प्रकार के जो जो जूसेज है उनको सीक्रेट करते हैं। जैसे गैस्ट्रिन जो है स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को सीक्रेट करके गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है। गैस्ट्रिक जूस जो है वो डाइजेशन में होता है। इसी प्रकार से सेक्रेटिन जो है वो पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है ताकि पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन हो। पैनक्रियोजाइमिन ये भी पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। एंटेरोकाइनिन जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। डियोक्राइनिन ये भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन होता है। कोलेसाइटोकाइनिन जो कि गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि बाइल का सीक्रेशन हो। तो इस प्रकार से कई जो हार्मोन हैं वो भी डाइजेशन के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। तो ये था कि कंट्रोल कैसे होता है डाइजेशन का। तो इसमें नर्वस और हार्मोनल दोनों प्रकार के। अब आते हैं अपने डिसऑर्डर्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। कई प्रकार के जो डिसऑर्डर्स हैं या कमियां हैं जो या कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। इसमें पहले आते हैं एक्लेशिया। एक्लेशिया की जो कंडीशन है उसके अंदर ये होता है कि जो इसोफेगस स्टोमक से जुड़ता है वहाँ पर स्फिंक्टर होता है, और ये स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो पाता, जिससे भोजन इसोफेगस के अंदर जमा हो जाता है और भोजन बहुत ही धीमे धीमे स्टोमक में जाता है, जिससे कि चेस्ट के अंदर तेज़ पेन होता है। इस कंडीशन को कहते हैं एक्लेशिया। दूसरा है एपेंडिटिस। इसमें अपेंडिक्स जो होती है वो रैप्चर हो जाती है यानी टूट जाती है, जिससे कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फैल जाते हैं, जिसके इन्फेक्शन से जो है वो मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। तीसरा है बेल्चिंग यानी डकार लेना। यानी जब स्टोमक फुल हो जाता है, भर जाता है, तो उसमें जो एयर होती है वो बबल्स के रूप में बाहर निकलती है उनके द्वारा। तो इस स्थिति को कहते हैं बेल्चिंग। कोलिसाइटिस, इसमें गाल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, अर्थात गाल ब्लैडर सूज जाता है। ये जो इन्फ्लेमेशन है ये इसके कई कारण हैं। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है या कोई वायरल इन्फेक्शन है या किसी भी कारण से ये। तो उसमें लीवर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
सॉरी गॉल ब्लैडर जो है वो काम करना बंद कर देता है, यानी गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाती है कोलिसाइटिस के अंदर और गॉल ब्लैडर अपना काम करना बंद कर देता है। कोलिटिस में जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कॉलन और रेक्टम का पोर्शन होता है उसमें इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाती है, जिससे उसकी जो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी थी वो कम हो जाती है, अर्थात उसमें जो पानी और साल्ट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अधिक पतला वाटरी होता है और वो बाहर निकलता है। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, यानी इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ इरिटेशन के कारण उसका पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत अधिक हो जाता है। अधिक एब्जॉर्प्शन होने के कारण जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कठोर ठोस यानी सॉलिड हो जाता है और बड़ी मुश्किल से वो बाहर पास हो पाता है। तो इस स्थिति को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। डायरिया, इस प्रकार से जो इसकी इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसमें इरिटेशन के कारण उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, यानी जो वाटर और साल्ट होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और वो दस्त के रूप में बाहर आता है। डंपिंग सिंड्रोम, डंपिंग सिंड्रोम एक सर्जिकल कंडीशन है। इसके अंदर जो स्टोमक होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है और इसोफेगस को सीधे डिओडिनम से जोड़ दिया जाता है। तो ये जो कंडीशन आती है उसको डंपिंग सिंड्रोम कहते हैं। हेपेटाइटिस, इसमें लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये इन्फ्लेमेशन जो है वो किसी भी बैक्टीरियल या वायरल हो सकता है या किसी प्रोटोजोन्स के कारण हो सकता है, जिससे कि या कई दूसरे जो कई प्रकार के केमिकल्स हैं या जो ड्रग्स हैं उनके कारण भी हो सकता है। तो लीवर प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। जॉइंडिस, इसके अंदर जो बाइल पिगमेंट है वो उसका रिमूवल नहीं हो पाता है, यानी बाइल पिगमेंट की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ जाती है जो जिससे कि स्किन के अंदर पीलापन दिखाई देने लग जाता है। इसको जॉइंडिस कहते हैं। पैनक्रिएटिस, पैनक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिससे कि पैनक्रियाज का जो काम है उसमें यानी जो उससे जो ट्रिप्सिन निकलता है वो ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। जनरली ट्रिप्सिन जो होता है ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, परंतु यहाँ पर ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में सीधा जो एक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, जिससे कि जो पैनक्रियाटिक सेल्स और ब्लड सेल्स है उनका डाइजेशन हो जाता है। अल्सर, कि इंटेस्टाइन के अंदर जगह जगह जो घाव बन जाते हैं, ये घाव किसी भी कारण से हो सकते हैं, कोई प्रोटोजोन के कारण या किसी बैक्टीरियल या अन्य इफेक्ट के कारण हो सकते हैं। तो इसे तो ये थे इसके डिसऑर्डर्स।